तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना है, जो हिमालय के अलग अलग भाग हैं, कैसे बटा है, उसको समझाने की कोशिश की थी। और आज हम लोगों का वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को अच्छे से देखना और यहाँ से आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल से हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का अगला टॉपिक शुरू होगा, जिसमें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसने दिया है, और इस हफ्ते वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर बचता है लास्ट टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसके बाद हम नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस संडे अगर नेटवर्क वगैरह सही रहे तो मैं आप लोगों के साथ लाइव मिलूंगा, वही शाम के 4 बजे, क्योंकि अभी देखो संडे कर्फ्यू है, आप सबको हर कोई जानता है। तो घर पे बोर हो रहे होगे, तो इसलिए मैं आपसे एक टारगेट देता हूँ, कंप्लीट परीक्षावाणी। यानी इस संडे को आपको कंप्लीट परीक्षावाणी तैयार रखनी है। उसको आप लोग अपने स्तर से पढ़िए, उसी से संबंधित मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कंप्लीट परीक्षावाणी का मतलब है कि कंप्लीट उसको आपने तैयार करना है, ठीक है। और जो आपका वो है आज का काम है, जो आप लोगों ने आज करना होगा, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आज आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है। यानी उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना हो सके तो, क्योंकि अब आपने तो एक कॉपी बनाई होगी, जितना 2 ढाई 3 घंटे के अंदर उसको एक बार ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने कल देखा था, एक मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि जीएस के अंदर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये उत्तराखंड के अंदर नहीं, जीएस के अंदर। वो क्या, देखिए 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। एक तो दून और द्वार वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप लोग उसमें कंफ्यूजन कर रहे थे। दून और द्वार वो तो आएगा ही टॉपिक। वो होता क्या है, एक प्रकार की चौरस, एक प्रकार की चौड़ी घाटियां होती है, जो हिमालय के कहाँ पाई जाती है, हिमालय जो उच्च हिमालयी क्षेत्र होते हैं उसके नीचे जब आप लघु वगैरह के इलाके में आते हैं, वहाँ एक प्रकार की चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं, जिसको दून या द्वार कहा जाता है। वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। अब याद रखना, दून का मतलब क्या है, एक प्रकार की चौड़ी घाटियां हैं। अब घाटियों से मतलब है, जरूरी थोड़ा है कि वो यहीं मिले, घाटियां हैं भाई, हिमालय के क्षेत्र में कहीं भी उस प्रकार की चौड़ी घाटियां पाई जा सकती हैं। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो सामान्यतः कहाँ मिलती हैं, जो आपका शिवालिक और लघु, यानी इनके मध्य जो शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय, इन इलाकों में आपका क्या मिलते हैं। जैसे कल आपने यहां लिखा था ना, तो शिवालिक और लघु के मध्य ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अपने आप में शिवालिक है, ये वाला जो नीचे दिखाया मैंने, ये आपका लघु दिखा रखा है। इन्हीं के बीच के इलाके में आपका दून या द्वार लिखेगा। तो आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे, थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हुआ था। हालांकि वो इधर कश्मीर के इलाके में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चौड़ी घाटियां हैं। तो आप लोग जब दिखा रहे हैं उसको लघु और शिवालिक के बीच में लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। लघु और शिवालिक के बीच में दून या द्वार लिख लेना उसको। अब देखो टोटल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, यानी जो तिब्बत का इलाका है उसको तिब्बतीन हिमालय भी कहते हैं। उत्तराखंड का कुछ ही पोर्शन पड़ता है। उसके नीचे बृहत हिमालय, या इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे लघु या मध्य हिमालय, उसके नीचे आता है दून या द्वार का क्षेत्र, एक प्रकार की चौरस घाटियां इसको बोलते हैं। उसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बाद भाबर, तराई, और इस इलाके में प्लेन ऑफ गंगा, यानी गंगा का मैदान आता है। अब देखिए, आप लोग उत्तराखंड का मैप अपने साथ रखिए, तभी आपको समझ आएगा। इस इलाके में देखिए उत्तराखंड का कौन सा इलाका पड़ता है। ये वाला जो इलाका है, ये बृहद हिमालय का। यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ये किस हिमालय का भाग होगा। अब देखिए, उत्तरकाशी का उत्तरी इलाका, यहाँ रुद्रप्रयाग का, टिहरी का उत्तरी इलाका, चमोली का उत्तरी इलाका, पिथौरागढ़ का उत्तरी इलाका, बागेश्वर वगैरह के जो उत्तर के इलाके हैं, ये सब इस इलाके में आएंगे, ठीक है। बृहद हिमालय, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है लघु या मध्य हिमालय। अब उत्तराखंड के मैप में कौन सा रीजन आपको दिखता है बताओ। चंपावत का जो दक्षिणी भाग है, जो मतलब चंपावत का इलाका, इधर अल्मोड़ा नैनीताल का कुछ भाग, इधर आपका कौन सा पौड़ी वगैरह का जो दक्षिणी पोर्शन है, टिहरी पौड़ी का, यहाँ देहरादून का जो दक्षिणी भाग है, यही तो आपका लघु हिमालय में दिखते हैं। तो आपको बताओ रटने की जरूरत क्या है। जब आप ये मैप देख रहे हैं, आप खुद देखिए, ये लाइनें खींच रखी है मैंने, इनके बीच में उत्तराखंड के मैप में कौन कौन से इलाके हैं, वो स्वाभाविक रूप से कौन सा हो जाएगा, लघु हिमालय। और याद रखना, उत्तराखंड का अधिकांश भाग हिमालय की लघु हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। और ये हिमालय को हमने कैटेगराइज इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग, इनकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग, इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग किया है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे आपका शिवालिक हिमालय आता है, और शिवालिक हिमालय के बाद भाबर और तराई का रीजन आता है। आज हमने ये कंप्लीट करना है। जो मुझे लगता है इनको लिखना है आपने। इस लाइन को जो पहला जो सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं टीएच, यानी टेथिस भ्रंश नाम लिख देना है इसका। दूसरी लाइन को लिखते हैं एमसीटी, ये वाली जो यहाँ बृहद हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय को सेपरेट कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। ये ध्यान रखना। तीसरा आता है एमबीटी, ये है लघु हिमालय, ये शिवालिक। इस लाइन को बोलते हैं जो इनको सेपरेट कर रहा है। कहीं तो ऐसा होगा जहां से अलग हो रहे होंगे, उसको बोलते हैं एमबीटी, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश। और लास्ट में जो आता है आपका
जो शिवालिक के नीचे का इलाका है, शिवालिक और भाबर तराई का जो सेपरेट कर देता है शिवालिक से, उसको बोलते हैं HFT, यानी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, यानी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट बोलते हैं इसको, ये HFT बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है इसको एक बार नेट वगैरह में सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए शिवालिक जीएस के अंदर शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करने वाले भ्रंश को क्या कहते हैं? MBT। ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। एक प्रकार का सेपरेशन है, रटना नहीं है, उसको अलग करने वाली लाइन को, उसको उस भ्रंश को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन पूछेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला क्या है? MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, या पूछेगा बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को TH। अब खुद याद रखो ये पूरा का पूरा इलाका लघु हिमालय का पोर्शन है, और आपको हेडिंग भी क्या डालनी है? लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, आज मैं इसको इरेज नहीं करूंगा इसको, ताकि आपका क्या हो, मतलब जब मैं समझाऊं उसको तो आपको दिक्कत ना हो। लघु या मध्य हिमालय आपने हेडिंग डालना है, इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है देखिए पूरा एक बार नोट कर लीजिए। ये जो है सबसे पहले किसके बीच आएगा? लघु या मध्य हिमालय, जिसको आप बोलते हैं। यहाँ कौन सा है? बृहद हिमालय। यहाँ कौन सा है? शिवालिक। तो सीधे सीधे ये आपने फिगर ये याद रखना है, ऊपर से नीचे लाइन। अब अगर आपसे पूछेगा खुद बताओ, इतने ब्रिलियंट हो, इतने होशियार हो गए हो, कोई पूछेगा बदल भाई बताओ उत्तराखंड को भौगोलिक विभाजन कैसे किया गया है, क्या जानता है उत्तराखंड के बारे में? ठीक है, यानी उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन, ऐसे खड़े होना, आंख बंद करना या आंखों से आंखें मिलाना। आंख बंद मत करना, अब तो आप इतने होशियार हो गए हो, आंखों से आंखें, आंख बंद करोगे समझेगा रट के बोल रहे हैं। आंख बंद करना, स्टडी विथ योगेश की इस क्लास के मैप को ध्यान रखना और कह देना यार उससे सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय आता है, उसके ऊपर नीचे बृहद हिमालय आता है, और इमेज बनाना अपने दिमाग में। उसके नीचे आपका कौन सा आता है? बृहद के बाद लघु या मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है, फिर भाबर और तराई का क्षेत्र आता है। और ये भी बता देना कौन आपका तैंतीस भ्रंश से अलग होता है, कौन MCT से अलग होता है, कौन MBT से अलग होता है, कौन आपका HFT से अलग होता है, ये सब HFT से अलग होता है, ये सब के सब बता देना। वहीं के वहीं धराशायी हो जाएगा आपका ज्ञान देख के। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आयोग भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस क्रम को याद रखना खुद। और जब क्वेश्चन वो पूछता है कौन से हिमालय, बताओ ये जो ये बड़े बड़े पर्वत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ वगैरह कहाँ दिखेंगे? बद्रीनाथ, माणा, नीति, ये सब यहाँ दिखेंगे। यही तो है उत्तराखंड के मैप में। जब आप मैप, मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाई थी, सब के सब यहाँ दिखाए थे। छोटे छोटे मसूरी, नैनीताल, ये कहाँ दिखते हैं आपका? रानीखेत, ये इधर दिखते हैं। उत्तराखंड का मैप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, और ये नीचे आपका तराई भाबर का इलाका है। तो लघु व मध्य हिमालय सबसे पहला पॉइंट लिखो, किससे किससे अलग होता है? ये आपका लघु या मध्य हिमालय। ऊपर लिखो बृहद हिमालय, नीचे लिखो शिवालिक। बृहद और शिवालिक के बीच, बृहद प्लस शिवालिक के बीच, शिवालिक के बीच। इतने होशियार हो चुके हो यार, कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती है। ठीक है, बृहद और शिवालिक के बीच पहला पॉइंट, जैसे कल आपने पॉइंट लिखे थे ये पक्का लिखना है। ठीक है, TH, MCT, MBT, HFT, ये आपका ध्यान रखना चाहिए। तो बृहद और शिवालिक के बीच कौन सा होता है? लघु या मध्य हिमालय इसके बीच पाया जाता है, शिवालिक व बृहद हिमालय के बीच। अब आता है उत्तराखंड का कौन सा भाग इसके अंदर आएगा? बताओ। उत्तराखंड का ये मैप देखते हो आप, इस उत्तराखंड के मैप में आपको ये इलाका पूरा अच्छे से पता होगा। उत्तराखंड का मैप खोलो, यहाँ कौन से इलाके देखते हैं? तो सीधी सीधी बात है, यहाँ चंपावत का इलाका है, यानी साउथ चंपावत, यानी दक्षिणी चंपावत का इलाका है। उससे अगर आप थोड़ा सा वेस्ट की ओर आओगे, आपको अल्मोड़ा दिखेगा, आपको नैनीताल का इलाका दिखेगा, आपको चमोली का दक्षिणी भाग दिखेगा, सब के सब। ठीक है, पौड़ी का दक्षिणी भाग दिखेगा, टिहरी का साउथ वाला पोर्शन दिखेगा, और इसके अलावा उत्तरकाशी का दक्षिणी भाग दिखेगा, देहरादून का इलाका दिखेगा। प्रॉपर देहरादून जो है सारा का सारा बृहद ये लघु हिमालय में ही आएगा। जैसे अब ये उत्तरकाशी, ये नहीं कि सारा का सारा बृहद लघु हिमालय में आएगा। जो उसका नॉर्दर्न पोर्शन है, जहां हमेशा बर्फ रहती है, गंगोत्री का इलाका, यमुनोत्री का इलाका, बंदरपूछ का इलाका, ये सब बृहद हिमालय में, क्योंकि ये हाइट वाले इलाके में। कल मैंने ऊंचाई बताई थी। तो कौन से इलाके आएंगे इसमें? देखो, दक्षिणी चंपावत। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। फिर आओगे आप अल्मोड़ा, फिर लिखो नैनीताल का इलाका, नैनीताल। क्यों? अब ये रटना मत, ये मैप में तो कम से कम देख ही सकते हो, ये सब यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नैनीताल के अलावा आप दक्षिणी चमोली लिख लो, चमोली का जो दक्षिण का इलाका है चमोली। बागेश्वर का इलाका लिख लो, बागेश्वर का इलाका, साउथ बागेश्वर। ठीक है, दक्षिणी बागेश्वर। उसके अलावा पौड़ी, साउथ की ओर जो है पौड़ी का अधिकांश भाग जो है पौड़ी का इसी हिमालय में पड़ता है। कौन से? लघु या मध्य हिमालय में। उत्तरकाशी का दक्षिणी भाग, उत्तरकाशी का दक्षिण भाग, और देहरादून वगैरह, देहरादून। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो जो इसमें पड़ेगा, टिहरी का कुछ इलाका पड़ेगा, रुद्रप्रयाग का कुछ इलाका पड़ेगा, ये अधिकांश भाग लघु या किसमें है? मध्य हिमालय में अपने आप में पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे? रुद्रप्रयाग का कुछ भाग,
और ये हो गया, ठीक है। इतने से काम बन जाएगा आपका। ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख लेना मैप में अपने आप में क्या क्या ही पड़ता है। अब आता है इसकी चौड़ाई को लेके, तो मैं इसको इरेज करते रहूंगा, आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। इसकी जो चौड़ाई है अपने आप में 70 से 120 किलोमीटर तक ये चौड़ा है, यानी जो इस हिमालय की चौड़ाई है उत्तराखंड में 70 से 120, और एवरेज है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह 70 हर जगह 80, एवरेज कुछ होगा, लगभग 75 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई आपको इस हिमालय की देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिख लो चौड़ाई, लिख लो इसकी चौड़ाई कितनी लिखोगे, 70 से 120 किलोमीटर के बीच, 70 से 120 किलोमीटर के मिड में है। और इसकी जो ऊंचाई है, यानी इनके जो इस हिमालय के जो पर्वत हैं, यहाँ की जो ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी वो लगभग कितनी दिखने को मिलेगी, एक 1200 से 4500 मीटर, ठीक है। यानी अब खुद बताओ, जो भी आपको उत्तराखंड का पर्वत इस रेंज में दिखता है 1200 से 4500 मीटर जिसकी ऊंचाई आपको दिखेगी, वो सारे के सारे किस हिमालय का पार्ट है, आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय के। आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। और इसका एवरेज लिखो जो चौड़ाई वाला है 75 किलोमीटर, मीटर सॉरी, हाँ किलोमीटर, ठीक है। 75 किलोमीटर इसकी क्या है, औसतन चौड़ाई है। मतलब कहीं 70 होगा कहीं 80 होगा, तो बीच का क्या कर दिया 75, तो इस प्रकार से। और इसकी ऊंचाई, अब इस रीजन में जितने भी आपके आते हैं हिमालय की चोटियां, वो सब के सब किसका पार्ट है, लघु या मध्य हिमालय का पोर्शन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता दीजिए, मसूरी, ठीक है, रानीखेत, सब के सब, मसूरी हो गया आपका, रानीखेत हो गया, इसके अलावा विंसर लिख लीजिए, द्रोणागिरी लिख लीजिए, और दूधातोली, सब इसके अंदर आएगा। विंसर लिख लीजिए, विंसर, दूधातोली, सब के सब ये कम हाइट वाले हैं, ठीक है। विंसर लिख दिया आपने, दूधातोली लिख दिया, सुरकंडा लिख लीजिए, सुरकंडा, ये पर्वत भी किसके अंदर आएगा, अपने आप में लघु या मध्य हिमालय के अलावा। इसके अलावा आपका झंडीदार लिख लीजिए, और झंडीदार के अलावा नाग टिब्बा लिख लीजिए, देवबल लिख लीजिए। क्या क्या लिखोगे, झंडीदार, नाग टिब्बा, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, अपने आप में आदि कर लीजिए, ये बहुत है, ठीक है। इतने। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, जब आप कोई भी पर्वत पढ़ते हो उत्तराखंड का, किस हिमालय का पोर्शन है, आप देखना वो पड़ता कहाँ है। यानी अगर आपसे नैनीताल पूछेगा, दिमाग लगाना है नैनीताल की चोटी तो ये इस इलाके में है, मैप में याद करना। और सर ने बताया था लघु या मध्य हिमालय, इतना स्मार्ट काम, छोटी हाइट है 2500, 1800, 3200, 3600, ये सब के सब किस में पड़ेंगे, आपके लघु या मध्य हिमालय के होंगे, ठीक है। अब हर कोई तो आपको लिखाया नहीं जा सकता है, तो इतना वो कर लीजिए। अब देख लीजिए, इस भाग में हमेशा बर्फ तो पड़ी नहीं रहती, क्योंकि हिमालय की चोटियां बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। अगर बहुत ऊंची होती, टेम्परेचर कम होता, तो यहाँ वर्ष भर आपको क्या देखने को मिलती, बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ आंशिक रूप से बर्फबारी होती है, एक फिक्स सीजन में होती है, यानी आंशिक हिमाच्छादन होता है, जिस वजह से इसका हिम का आंचल भी कहा जाता है, और ये शीतकाल में होता है। इसको नोट करने के बाद लिख लीजिए अगला पॉइंट, आंशिक हिमाच्छादन होता है। आंशिक मतलब ये फिक्स टाइम पे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। आंशिक हिमाच्छादन, हिमाच्छादन का मतलब एक फिक्स टाइम पे इसमें हिम होता है, मतलब आंशिक हिमाच्छादन हमेशा नहीं होता, इसलिए इसको हिम का आंचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी हिमालय को हिम का आंचल। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि कम ऊंचाई है, कम ऊंचाई होने के कारण टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा और जगह के कंपेरिजन में, इसीलिए मसूरी, नैनीताल, आपका ये मसूरी, नैनीताल और इस प्रकार के जो पर्यटक स्थल हैं, यहाँ एक फिक्स सीजन में क्या होती है, बर्फाबारी होती है, हमेशा नहीं होती है, वो कम हाइट के हैं, ठीक है। इसीलिए देखो हिम का आंचल भी इसको क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, वो नदियाँ कौन सी, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जैसे हम लोगों ने भागीरथी, अलकनंदा या इस प्रकार की पिंडारी नदियाँ देखी थी, इनके बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती, ऊंचाई वाले इलाकों से। लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनको आप प्रॉपर आप पता ही नहीं कर पाते हो कहाँ से निकल रही है, जैसे सरयू है, पश्चिमी रामगंगा है, लधिया है, नयार है, इस टाइप की नदियां छोटे हिमालयी इलाकों से निकलती हैं। तो ये कल लिख लो, यहाँ की नदियां कौन कौन सी है प्रमुख जो निकलती हैं, सरयू, ये सब बताए मैंने कहाँ है, ठीक है। लधिया, नयार, पश्चिमी रामगंगा, रामगंगा पश्चिमी वाली है, ठीक है, जो दूधातोली की पर्वत से निकलती है। ये सब के सब कहाँ से निकलती हैं, इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय का ये क्या है, पोर्शन है। अब देखना यहाँ जो है, ये जो लघु हिमालय, इसके दक्षिणी जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है साउथ वाला, इनमें अनेक कुमाऊं में अनेक झीलें पाई गई हैं, जिनके अंदर आपका नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सुरकंडा ताल, इस टाइप के जो अलग अलग ताल हैं, सूखा ताल वगैरह, वो सब के सब इसी लघु हिमालय का पोर्शन है। तो अगला पॉइंट लिखो, कुमाऊं में इसमें
अनेक झील पाए जाते हैं। इस हिमालय के दक्षिणी भाग में कुमाऊं के अंतर्गत इसके अंदर अनेक झीलें पाई जाती हैं, उनके नाम लिख लीजिए। कुमाऊं में इसके दक्षिणी भाग में अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिनमें नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल व सूखा ताल आदि हैं। सूखा ताल हटा दीजिए, इतना कर दीजिए, नौकुचिया ताल आदि। ठीक है, ये बहुत है, मतलब वो तो जितनी झीलें हैं सब इसी हिमालय का पोर्शन है जो कुमाऊं वगैरह में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की यहाँ क्या है, अपने आप में झील है। अब देखिए इसके अलावा जो यहाँ पे वन होंगे, यानी इस हिमालयी इलाके में जो वन होंगे, कल किसी ने कमेंट लिखा था सर वो वन बृहत हिमालय में कैसे पाए जा सकते हैं। देखिए जब आप इस इलाके में गए, अगर सपोज ये कोई यहाँ पे कोई वन है, तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन इसके साउथ पोर्शन पे भी हो, इसके दक्षिण यानी इस हिमालय के नॉर्दर्न पोर्शन पे अगर आ रही है तो इस बाउंड्री के पास भी तो पाए जा सकते हैं कुछ वन। तो इस वजह से मैंने कुछ लिखा रखे होंगे। बेसिकली इसमें जो वन पाए जाते हैं इस वाले हिमालय में, वो वन कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी जो ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले सदाबहार वन है, जिसमें आपका कोणधारी वन इसमें बेसिकली पाए जाते हैं। तो वन कौन से पाए जाएंगे इसमें, कोणधारी वन, यानी उनकी पत्तियां कोणधारी वन। ठीक है, कोणधारी वन। अब ये वन वगैरह वाला अलग चैप्टर है आपका उत्तराखंड के भूगोल में, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना लिख लीजिए इसमें कौन से वन पाए जाते हैं, जिसमें बांज लिख लीजिए, खरसो लिख लीजिए, चीड़ लिख लीजिए, फर लिख लीजिए। बांज, खरसो, चीड़, फर, ये लिख लीजिए। ठीक है, बांज, खरसो, चीड़, फर। इसके अलावा क्या लिखो, देवदार और साल लिख लो, देवदार वह साल। अब देखिए बहुत से जैसे कुमाऊं का इलाका है, नैनीताल है, आपका अल्मोड़ा का इलाका है, जहां बांज के पेड़ पाए जाते हैं, वहां एक फिक्स सीजन में बर्फबारी भी होती है। आप लोगों ने खुद नोट किया होगा, जहां बांज वगैरह के पेड़ देखने को मिलते हैं वहां एक निश्चित टाइम यानी शीतकाल में बर्फबारी होती है, क्योंकि वो सब का सब लघु या मध्य हिमालय का क्या है, अपने आप में पोर्शन है। ठीक है, अब इसके जो पर्वतीय ढाल है, यानी यहाँ जो पर्वत होंगे, इस इलाके में जो पर्वत होंगे उसके जो लूप होगी यानी जो ढाल होगी, जो स्लोप होगा उसका, वहां अनेक प्रकार के छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार बोलते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसके ढालों में अनेक प्रकार के छोटे घास के मैदान, ढालों में क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का ना जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब क्या किया जाए बताओ। टेम्परेचर इफेक्ट वगैरह ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, जिस टाइम पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी में समझा दूंगा अच्छे से। तो ढालों में इसके छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, जबकि बुग्याल और पयार कहाँ बोलते हैं, उत्तराखंड में। अब ये ऐसा मत कह देना सर कल आपने वहां कराया था, वो बुग्याल यहाँ भी पाए जा सकते हैं, बुग्याल इस इलाके में भी पाए जा सकते हैं, कोई फिक्स थोड़ा है बुग्याल का, ये पूरा इलाका बुग्याल वाला है, यहाँ वाला है। ठीक है, तो इसको मर्ग कहाँ बोलते हैं, कश्मीर में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मर्ग क्या है करके। और जबकि बुग्याल और पयार कहाँ बोलते हैं, ये घास के मैदान होते हैं। ठीक है, पयार ये बोलते हैं उत्तराखंड में। ये किसके बारे में था, आपका लघु हिमालय के बारे में था। अगला जो आप लोगों को हेडिंग डालनी है, आपको क्या डालनी है, दूनिया द्वार। अगला हेडिंग डालिए दूनिया द्वार। हो गया आपने दूनिया द्वार। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि दूनिया द्वार क्या है। ये दूनिया द्वार अपने आप में क्या है, लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली एक प्रकार की चौरस घाटियां हैं, एक प्रकार की घाटियां हैं जो बेसिकली उत्तराखंड में लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दून घाटियां क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लघु व शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली घाटियां, चौरस घाटियां, चौड़ी घाटियां, लघु व शिवालिक के मध्य, लघु व शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली चौरस घाटियां, एक प्रकार की घाटियां हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, जो लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाती हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है लगभग 24 से 32 किलोमीटर तक ये चौड़े होते हैं, जबकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऊंचाई इनकी कम होती है, लगभग 350 से आपका 750 मीटर के मतलब कि मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो चौड़ाई लिख लीजिए इनकी। जब आपने ऐसा किया इस प्रकार से आपने डालना है, और इसमें लिखना है 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा, जबकि 24 से 32 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई, जबकि इसकी जो ऊंचाई होती है वो 350 मीटर से
750 मीटर तक की ऊंचाई होती है इनकी दून घाटियों की, ठीक है। दून या द्वार, अब इसको कहीं पे दून बोला जाता है पश्चिमी भागों में या पूर्वी भागों में, इस प्रकार से दिया होगा आपकी किताबों में, पढ़ लेना। कहीं द्वार कहा जाता है, वो चीज़ें सेम है, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई इतनी और इसकी ऊंचाई लगभग इतनी होती है। इसके जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा देहरादून सुना होगा, कोठारी दून सुना होगा, पातली दून सुना होगा, हरकी दून सुना होगा। तो इसके एग्जाम्पल सब लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपने इसको नोट करने के बाद एग्जाम्पल लिखने हैं इसके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या आएंगे इसका, एक प्रकार का देहरा, पूरा नहीं लिखना है, देहरा लिखना है, पीछे से दून हो गया खुद ही, देहरा हो गया, पाटली दून हो गया, एक हर की दून है, ये सब के सब इसके क्या है एग्जाम्पल है। देहरा है, पाटली दून है, हर की दून है, इसके अलावा कोटा दून है, ये सब के सब क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब इतना आपको सिर्फ दून क्या है ये पता होना चाहिए, आदि कर लीजिए इतना, ठीक। अब इसमें सबसे फेमस कौन सा है, देहरादून है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसमें कौन सा दून है, देहरादून है सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध। सबसे प्रसिद्ध कौन सा दून है इसमें, देहरादून है अपने आप में, ठीक है। और ये धान की खेती के लिए भी क्या होता है, प्रचलित है। यहाँ की जो नदियां हैं बेसिकली आसन और सुखवा नदी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि देहरादून में आपको आसन नदी देखने को मिलती है। और यहाँ जो कंडीशन होती है मानव जीवन के रहने के लिए बहुत अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, यानी उसको फेवर करने वाली कंडीशन होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इन इलाकों में जनघनत्व तो अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, यानी लोगों की संख्या अच्छी खासी मात्रा में यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख लेना, यहाँ जनघनत्व तो अधिक होता है क्योंकि यहाँ मानव के रहने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ जनघनत्व तो अधिक है क्योंकि यहाँ मानव की दशाएं अच्छी, मतलब मानव के रहने के लिए अच्छी कंडीशन पाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, यहाँ भूस्खलन भी अच्छी खासी मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ क्या है अपने आप में घाटियाँ हैं। अब ऊपर लघु हिमालय है, लघु हिमालय से कोई चीज़ लैंड स्लाइड कर दी तो सब कहाँ जाती है, घाटियों में जाती है। तो एक कंडीशन ये भी लिखना है, यहाँ भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला आपने हेडिंग डालना है कौन सा, शिवालिक हिमालय, वो डालिए, वो डालनी है शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब देखिए शिवालिक तक पहुंच गए हम। अब याद रखना ये सब कैसे कैटेगराइज किए हैं, ऊंचाई के अकॉर्डिंग। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे सबसे ऊंचे वाले जो इलाके होंगे हिमालय के, वो सबसे कौन से होंगे, बृहद हिमालय। उसके से कम ऊंचाई के इलाके जो हिमालय के होंगे वो होंगे आपका कौन सा, लघु हिमालय। और उससे नीचे अगर आप आओगे तो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। और उससे नीचे आओगे प्लेन टाइप का दिखेगा भाबर, और उससे नीचे आओगे आपको फिर प्लेन दिखेगा तराई। इस प्रकार से लूप बने हैं, यानी ये हिमालय की श्रेणियां हैं। और हमने उत्तराखंड को भी ऐसे कैटेगराइज किया है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो शिवालिक जो है अपने आप में वो दिख रहा है शिवालिक हिमालय, इस इलाके को, ये बेल्ट है, ठीक है। अब किससे अलग करती है वो आप लोगों को मैंने पहले ही कह दिया था। तो आप लिखो इस शिवालिक हिमालय को ही बोलते हैं बाह्य हिमालय या हिमालय का पादपदी क्षेत्र, यानी हिमालय की जड़ वाला क्षेत्र अपने आप में शिवालिक हिमालय कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो बाह्य हिमालय, इसी को बोलते हैं बाह्य हिमालय, या हिमालय का पादपति क्षेत्र, यानी पाद क्षेत्र। इसका मतलब हुआ उसके पैरों पे, उसकी जड़ पे है। अब जैसे हिमालय है, क्योंकि हिमालय ऊंची ऊंची चोटियों के बाद जो उसका जड़ वाला इलाका आएगा वो शिवालिक हिमालय के ही अंदर आपका समाहित होगा। इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 10 से 20 किलोमीटर तक ये इलाका चौड़ा होता है। जबकि जो इसकी ऊंचाई है अपने आप में वो कितना है, 700 से 1200 मीटर के आसपास। तो ये अब ये हमने डिवाइड ही ऐसे किया है, चौड़ाई जो है इसकी वो कितनी चौड़ाई लिखोगे, ये जो इलाका है ये अपने आप में 10 से 20 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा। जबकि ऊंचाई इसकी है 700 से 1200 मीटर के, यानी ये छोटे छोटे पर्वत होते हैं। हाँ, वो सब शिवालिक हिमालय का, ये हिमालय का पोर्शन है। अब इसके अंदर कौन सा पोर्शन आएगा, अब बताओ ये कौन सा इलाका है, खुद याद करो मैप में, ये कौन सा इलाका दिखता है आपको, दक्षिणी देहरादून, यानी देहरादून का जो साउथ पोर्शन है इधर ही तो है वो। अब मना मत करना, दक्षिणी देहरादून लिख लीजिए। इसके अंदर जो क्षेत्र है वो आप खुद लिखो, मैं इतना नहीं लिखूंगा। इसके अंदर आने वाले क्षेत्र इस इलाके में देखिए, इसके अंदर के क्षेत्र कौन से होंगे, यहाँ आपको दक्षिणी देहरादून दिखेगा। इसके अलावा आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये उत्तरी हरिद्वार का, नॉर्दर्न हरिद्वार, क्योंकि यहाँ तो प्लेन ऑफ गंगा आ जाएगा, गंगा का मैदान। जबकि ये वाला जो पोर्शन होगा ये उत्तरी आपका क्या आएगा, हरिद्वार आएगा, उत्तरी हरिद्वार। तो लिख लीजिए दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार यानी नॉर्दर्न हरिद्वार। इसके अलावा टिहरी का साउथ वाला पोर्शन, दक्षिणी टिहरी इधर है, देख लेना साउथ टिहरी है। इसके अलावा आपका मध्यवर्ती पौड़ी यानी मिडिल पौड़ी आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, मध्यवर्ती पौड़ी। और इसके साथ साथ ही आपको अल्मोड़ा का इलाका यानी साउथ अल्मोड़ा यानी दक्षिणी का अल्मोड़ा दिखेगा, और साथ साथ ही मिडिल नैनीताल दिखेगा। तो ये दक्षिणी अल्मोड़ा इधर है,
अल्मोड़ा का साउथ वाला पोर्शन इस इलाके में है। यहाँ मिड नैनीताल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ साउथ पौड़ी देखने को मिलेगा, यानी मिड पौड़ी, साउथ पौड़ी, यहाँ साउथ टिहरी देखने को मिलेगा, यहाँ नॉर्दर्न हरिद्वार देखने को मिलेगा, यहाँ साउथ देहरादून देखने को मिलेगा। ये इलाके इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देख लीजिए, ये हिमालय का सबसे नया भाग है, यानी हिमालय का सबसे नवीन भाग जो अभी भी निर्माण की क्रिया में है, क्योंकि ये भूगोल है, करोड़ों वर्ष लगते हैं इसको, तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, सबसे न्यू है अभी भी, ठीक है, सबसे नया भाग या नवीन भाग जो भी लिखना चाहते हो। हिमालय का सबसे नया भाग या सबसे नवीन भाग कौन सा है पूछता है तो शिवालिक हिमालय है। इसी वजह से, क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्वत निर्माण की क्रियाएं चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म भी यानी फॉसिल वगैरह ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म भी क्या होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। तो अगला लिख लीजिए, जीवाश्म भी यहाँ पर मिलते हैं, जीवाश्म भी, ठीक है, जीवाश्म भी यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते हैं। आप लोगों ने ये लिखना है। ये जो इलाका है आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न है और उत्तराखंड का इसको आर्थिक रूप से हृदय स्थल कहा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण, आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण इस इलाके को उत्तराखंड का हृदय स्थल कहते हैं, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहते हैं, ठीक है, हार्ट कहते हैं, हृदय स्थल। क्यों ऐसा होगा आर्थिक रूप से, क्योंकि देखियो जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों से बहने वाली नदियां हैं, जैसे सपोज ये है, ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय है। अब हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, ऐसे नदियां बहेंगी, बहते बहते जब वो इस वाले इलाके में पहुंचेंगे, स्लोप वाले में, तो धीरे धीरे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्लोप नहीं होगा, ज़्यादा ढाल नहीं होगी, तो स्पीड कम होगी। तो अपने साथ वो जितना अच्छी उर्वरक मिट्टी मृदा वगैरह लेके आए हैं, या अपने आप साथ जितने बालू वालू लेके आए, धीरे धीरे ड्रॉप करने लग जाएंगी, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं रहती इन इलाकों में आते आते। तो यहाँ क्या होता है, नदी के किनारे भी होता है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, तो अच्छी खासी मात्रा में कृषि कार्य भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो आने वाली नदियां हैं वो क्या करती हैं, समतल भूभाग का निर्माण करना शुरू करती हैं, यानी प्लेन का निर्माण करना शुरू कर देती हैं इसके बाद। तो उत्तराखंड का हृदय स्थल कहलाता है। इतना भी आप लोगों ने दिखना है आर्थिक रूप से। और यहाँ बालू के ढेर, कंकड़ वगैरह भी धीरे धीरे ड्रॉप नदियाँ क्या करने लग जाती है, छोड़ देती हैं। अब यहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति है, अब ये वनस्पति आपका अलग चैप्टर है, याद रखना। मैं अभी सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि इन इलाकों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ के इलाकों में जो वनस्पति होती है, जैसे आप इसका उत्तर का पोर्शन देखोगे, यानी नॉर्दर्न पोर्शन देखोगे, यानी जो लघु हिमालय से जुड़ा हुआ इलाका, इधर वाले इलाके में, इस पूरे इलाके में ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे शीशम हो गया, सेमल हो गया, आंवला है, बांस है, साल है, सागौन है, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे शीशम है, सागौन है, सेलम है, ये आपको सब के सब कहाँ देखने को मिलेंगे, इन इलाकों में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आंवला लिख लीजिए, साल लिख लीजिए, ये सब दिखेंगे, ठीक है। आंवला भी मिलता है, हाँ, आंवला, साल वगैरह। अब ये हर जगह इस टाइप से फैले पड़े हैं। जबकि इसका जो दक्षिण वाला पोर्शन है, इधर ये साउथ वाला पोर्शन, यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगी, मतलब इसके जो वनस्पति निचले भागों में पाई जाती है, सॉरी जो मैंने ये बताया ये है इसके निचले भागों में, इसको ध्यान करना। शीशम, सागौन, सेलम, आंवला, साल, ये है इसके निचले भागों में, इसको कर देना इसके नीचे, निचले भागों में, निचले भाग में, ठीक है। ये सब वनस्पति पाई जाती हैं। जबकि इसका जो उत्तरी भाग है, यानी ऊपर का भाग है, वहां आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका मतलब ऊपरी भाग में शीशम भी मिलता है, थोड़ा बुरांस वगैरह भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा साल, चीड़ वगैरह सब मिलने को मिलेगा, देवदार वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा जो इससे जुड़ा होगा देवदार वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा। और जहाँ ये देखिएगा, मतलब शीशम, सागौन, सेलम, आंवला, ये सब आपको इस वाले पोर्शन पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब वनस्पति छोड़ दीजिए कौन सी है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ अनेक प्रकार की लकड़ियों वाले पौधे मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इस इलाके में लकड़ी उद्योग क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो अगला पॉइंट लिखो, इस इलाके में उत्तराखंड में लकड़ी उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अनेक प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। लकड़ी उद्योग यहाँ क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। लकड़ी उद्योग यहाँ क्या है, प्रसिद्ध है। इस वाले इलाके में लकड़ी का उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ अब देखो, जलवायु अलग टॉपिक है, वो छोड़ दो, हम उत्तराखंड की जलवायु पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ अन्य जगह के कंपेयर में, अन्य हिमालयों के कंपैरिजन में गर्म जलवायु होती है, यानी गर्म यहाँ पे क्या होती है, वो आर्द्र जलवायु होती है, ठीक है, अन्य के कंपेरिजन में। तो जलवायु लिख लीजिए, क्योंकि ये नीचे आ गया, प्लेन की ओर आ गया, ठीक है, धरती से चिपका इलाका है, ये हिमालय की ओर कम है। तो जलवायु क्या होगी यहाँ पे, गर्म प्लस आर्द्र,
किसके कंपैरिजन में, ब्रैकेट में लिखो अन्य हिमालय के कंपेयर में, यानी अन्य हिमालय की तुलना में यहाँ गर्म व आर्द्र जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। और खनिज भी यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में मिलते हैं, वर्षा भी अच्छी खासी मात्रा होती है। आप यकीन नहीं करोगे, वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है साल में, ठीक है। वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास से वर्षा होती है इस हिसाब से, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। जबकि खनिज वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं, बालू हो गया, संगमरमर, जिप्सम वगैरह, डोलामाइट वगैरह वाले इस टाइप के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज भी लिख लीजिए कि सब इंडिविजुअल टॉपिक में आएगा। उत्तराखंड की वर्षा, उत्तराखंड की ऊर्जा वगैरह, अभी सिर्फ हिमालय में, इस इलाके में कौन से पाए जा रहे हैं हमने ये देखना है। तो लिख लीजिए बालू, संगमरमर, बालू, संगमरमर, जिप्सम और डोलामाइट, डोलामाइट आदि इस टाइप के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने शिवालिक पहुंचे, अब देखना थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है इसके साउथ के इलाके में। अब देखिए जैसे ही आप इस शिवालिक को कवर कर लेते हैं, हिमालय का इलाका अब लगभग खत्म हो गया ऊंचाई वाले। अब इसके साउथ की ओर आएंगे तो दो इलाके दिखेंगे आपको, एक को बोलते हैं भाबर, एक को बोलते हैं तराई। ऐसे लिखो, भाबर व तराई, ठीक है। अब याद करो, हिमालय से जब नदियां बह के आएंगे, सपोज किसी उच्च इलाके से नदी बह के आई, ऐसे आई, ऐसे आई, वो आई 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 इस प्रकार से स्लो स्लो आई, वो ऐसे पहुंच गई, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से उसका प्लेन हो गया, तो अपने साथ वो क्या लेके आई थी, जैसे मलबे लेके आई थी, छोटे छोटे मिट्टी के ढेर लेके आई थी, बालू लेके आई थी, इस प्रकार से वो ये अपने साथ फ्लो करके ला रही, क्योंकि डाउन है तो ईजिली क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। जब वो इस इलाके में पहुंचेगा जहाँ से प्लेन का इलाका यानी ढाल वाला कम हो गया, तो अपने साथ लाई हुई चीज़ों को ड्रॉप कर देगी, क्योंकि नदी के पास स्पीड नहीं रहेगी, वो खींच ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब प्लेन में बहने लगी नदी। अब खुद सोचो, नदी प्लेन में बहेगी, उसमें स्पीड होगी या ढाल में स्पीड होगी, स्वाभाविक सी बात है ढाल में स्पीड होगी। तो जैसे ही वो ऐसे प्लेन में आएगी तो अपने साथ लाए गई मिट्टी, खाद वगैरह या बालू वगैरह के ढेर को वहीं क्या करने लग जाती है, वो छोड़ने लग जाती है, और इस प्रकार से एक बहुत बड़े प्लेन वगैरह का निर्माण होता है शिवालिक के साउथ की ओर में। यानी शिवालिक के दक्षिण से लगा हुआ मैदानी भाग क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है, ठीक है। अब इसको देखो, भाबर लिखो, शिवालिक से, इसको याद रखना, शिवालिक से दक्षिण में लगा हुआ मैदानी भाग, शिवालिक के दक्षिण का मैदानी भाग, दक्षिण का मैदानी भाग क्या कहलाता है, अपने आप में भाबर कहलाता है। कि याद रखना, शिवालिक के दक्षिण का मैदानी भाग क्या कहलाता है, अपने आप में भाबर कहलाता है। और इस इलाके में जो नदियां हैं, क्योंकि अब वो स्पीड कम होगी तो बड़े पत्थर, रेत और बजरी को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो इस इलाके में, इसमें बड़े पत्थर, रेत, मिट्टी, अवसाद आदि क्या होते हैं, नदी द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें लिखो, नदी द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। अब नदी ने उसको वहीं छोड़ दिया, तो जो पानी है, क्योंकि पानी उसको बहा नहीं पा रहा है, स्पीड नहीं है, तो पानी क्या करने लग जाएगा, उसके नीचे नीचे से फ्लो होता है। यानी ऊपर मिट्टी, बालू, ढेर, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, उसके नीचे नीचे के इलाके से नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसके डैश करके लिखो, जल इसके नीचे से प्रवाहित, जल इसके नीचे से प्रवाहित होता है, नीचे से प्रवाहित होना शुरू कर देता है, यानी जल इसके नीचे नीचे क्या होने लग जाएगा, बहने लगेगा। जबकि जो तराई का इलाका है वो भाबर का दक्षिणी भाग है। अब भाबर का दक्षिणी भाग लिखो, इसको भाबर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, अपने आप में तराई कहलाता है, ठीक है। इसको पूरा नोट कर लेना, लास्ट का पॉइंट बचा है, भाबर का दक्षिणी भाग अपने आप में क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं स्पेस अपने लिए लिखने के लिए बना लेता हूं, इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। भाबर का दक्षिणी भाग अपने आप में क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। अब तराई के इलाके में पहुंच गया तो इसका जो चौड़ाई है लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक ये इलाका चौड़ा है, और अपने आप में जल क्या होता है, अब सतह पे आने लग जाता है, ठीक है। तो चौड़ाई लिख दो, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास ये चौड़ाई है। अब इसमें तीसरा पॉइंट लिखो, जल यानी जो नदी थी अब सतह से प्रवाहित, यानी ऊपर इस सरफेस में आता है, सतह से प्रवाहित। अब आप कहोगे सर ये कैसे, जैसे भाबर के इलाके में बड़े बड़े कंकड़ हैं, पानी तो नीचे घुस गया, क्योंकि कोई चीज ऊपर है तो पानी नीचे नीचे बहता है। जैसे ही नदियां ऊपर से हिमालय से आके उस चीज को वहीं ड्रॉप कर देती हैं, तो आगे वो जब ड्रॉप हो जाती है नदी, अब अपने पास स्पीड नहीं है, बहा नहीं पाती है, तो अब तो पीछे छूट गई, अब नदी क्या आने लग जाती है, ऊपर सतह की ओर आके बहने लग जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, अर्थात
हल्का सा भी खोदोगे तो नीचे से पानी ऊपर की ओर आ जाएगा, क्योंकि इस इलाके में जो नदी है वो सतह पे आके बहने लग जाती है। इसी कारण पानी की पर्याप्त मात्रा दलदली भूमि होने की वजह से अच्छी खासी मात्रा में कृषि कार्य होता है, जिसके अंदर उधम सिंह नगर का इलाका, हरिद्वार का इलाका, पौड़ी का दक्षिणी भाग जहाँ कोटद्वार वगैरह का इलाका, ये सब इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ नदी अब क्या होने लगी, सतह पे आने लगी और एग्रीकल्चर का काम अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो प्रवाहित, तो नीचे लिखो, इसी वजह से यहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल, ये पीसीएस में पूछा गया था एक बार, तोड़ कुएं पाए जाते हैं कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तराई भाग में कुएं पाए जाते हैं, यानी थोड़ा भी अगर खोदोगे तो पानी आ जाएगा, क्योंकि नदी अब सतह की ओर आने लगी। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं और ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उत्तम है, यानी भाबर और तराई का इलाका उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के कार्य हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगला पॉइंट लिखो, भाबर वो मतलब तराई का इलाका उत्तराखंड में कृषि हेतु क्या है, प्रचलित है, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र यहाँ क्या होता है, अच्छी खासी मात्रा में होता है और यहाँ दलदली भूमि पाई जाती है। ये जो पाया जाता है हरिद्वार का दक्षिणी इलाका पाए जाने वाला, हरिद्वार का दक्षिणी भाग, पौड़ी का दक्षिणी इलाका, यूएस नगर पूरा, यूएस नगर का इलाका और नैनीताल का दक्षिणी भाग, नैनीताल का दक्षिणी भाग। ठीक है, ये सब के कौन से इलाके हैं, तराई व भाबर के। उम्मीद करता हूँ थोड़ा लेंदी सेशन था, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उत्तराखंड का मैप देखना, इन इलाकों को नोट करना, कौन से पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कौन सा तराई भाबर। अब कभी मत कहना कि यहाँ कृषि कार्य अच्छा क्यों नहीं हो पाता, यहाँ क्यों होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपे हैं। इस क्रम को अच्छे से याद कर लेना, समझ आ गया होगा आप लोगों के, रिवाइज करना। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, विश्व इतिहास की क्लास कल आएगी। थैंक यू।